गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल? फाइन? ठीक है सब लोग? चलिए, बहुत बढ़िया है, घर पे ही हैं सब, ठीक है। तो अपना क्या चल रहा था उस दिन? अपन ने शुरू किया था प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। हम लोगों ने वहां से प्रोकैरियोट्स का ट्रांसक्रिप्शन उस दिन देखा था। प्रोकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली तो ऐसा कुछ नहीं देखा था, पर अपन लोगों ने सिर्फ उसकी क्या देखी थी, सीक्वेंसेस देखी थी कि उसके प्रमोटर का जो इनिशिएशन होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो कहाँ से होता है, उससे पहले उसके प्रमोटर के कौन कौन से उसमें प्रमोटर्स होते हैं। प्रमोटर के बारे में सबको आ गया था। उस दिन तक किसी को कोई डाउट था कि क्या प्रमोटर होते हैं? प्रिब्नो बॉक्स आपने पूछा था, प्रिब्नो बॉक्स मैंने आपको बता दिया था क्या होता है। प्रमोटर सीक्वेंस होता है किसका? आपके प्रोकैरियोट का, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आज बात करेंगे यूकैरियोट्स की। तब तक तो किसी को कोई डाउट नहीं था भाई? चलिए, आज हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स की हम बात करें तो कई सारी चीजें हैं जो हमें आज यूकैरियोट्स में देखनी है। सबसे पहला पॉइंट कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक जगह नहीं होता है। यानी कि ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है न्यूक्लियस में, जबकि ट्रांसलेशन कहाँ होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ट्रांसलेशन कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। दूसरी चीज हम बात करेंगे, दूसरा ये है कि इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स, इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट का जो आरएनए होता है, कौन सा? एमआरएनए, वो लॉन्ग लिव्ड होता है। लॉन्ग लिव्ड का मतलब है ज्यादा जीता है, ज्यादा एग्जिस्ट रहता है, मतलब बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट नहीं होता इन कंपैरिजन टू प्रोकैरियोट। यूकैरियोट का जो एमआरएनए होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, ज्यादा टाइम तक जीवित रह सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूकैरियोट का जो एमआरएनए होता है वो कैसा होता है बच्चों? मोनोसिस्टोनिक होता है, ठीक है। पता है आपको मोनोसिस्टोनिक यानी कि एक सिस्ट्रॉन और एक प्रोटीन, ठीक है, मोनोसिस्टोनिक होता है। इसके अलावा और क्या होता है? यूकैरियोटिक एमआरएनए में आपको क्या मिलते हैं? इंट्रॉन सीक्वेंसेस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? इंट्रॉन सीक्वेंसेस। और इंट्रॉन्स कैसे सीक्वेंसेस हैं बच्चों? नॉन कोडिंग। इंट्रॉन कैसे सीक्वेंसेस हैं? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। तो ये कुछ यूकैरियोट्स के एमआरएनए की एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन यानी कि एमआरएनए जो बनता है उसके पॉइंट्स है। यानी कि यूकैरियोट्स में जब एमआरएनए फॉर्मेशन होता है तो ये चीजें हम लोगों को उसमें देखने को मिलती है, ठीक। आ गया सबको समझ में? चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं हम यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। कई सारी पॉइंट्स हैं जो इसके बारे में बात करूंगी, आगे पीछे आप लोगों को अपनी बुक में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज तीन टाइप के होते हैं। मैंने आपको एक बात पहले बताई थी कि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन होता है बच्चों वो एक टाइप के आरएनए पॉलीमरेज से हो जाता है, उसे बहुत सारे आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सिर्फ किसकी जरूरत पड़ती है उसको? उसमें होता है कोर पॉलीमरेज। क्या होता है? कोर पॉलीमरेज। किसमें? प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो क्या होता है? कोर पॉलीमरेज। कोर पॉलीमरेज का मतलब है कि कई सारी यूनिट से मिलकर बना होता है। वो कौन सी है? अल्फा 2, बीटा, बीटा डैश और सिग्मा। याद है सबको? है ना? तो यही सारी थी। तो प्रोकैरियोट का आरएनए पॉलीमरेज कैसा होता है? कोर पॉलीमरेज होता है। यूकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो तीन टाइप का, यूकैरियोट का जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो तीन टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये क्यों होते हैं? बेसिकली ये जो तीनों जो आरएनए पॉलीमरेज हैं अकॉर्डिंग टू द आरएनए है, यानी कि कौन कौन सा आरएनए कौन सा बनाएगा। प्रोकैरियोट के अंदर सारे के सारे आरएनए यानी कि एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एसआरएनए सब क्या होता है? एक ही पॉलीमरेज फॉर्म कर देता है। जबकि यूकैरियोट के अगर अंदर हम देखें बच्चों तो यूकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज तीन टाइप के होते हैं और तीनों क्या होते हैं? ये अलग अलग फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट,
rRNA फॉर्म करता है, सेकंड mRNA फॉर्म करता है, और थर्ड tRNA या फिर sRNA भी हम कहते हैं। tRNA और sRNA इन दोनों को फॉर्म करता है। आ रही बात समझ में? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए का फॉर्मेशन करता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है, और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए या एसआरआरएनए का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं बच्चों, इनका जो इनिशिएशन होता है ना, ट्रांसक्रिप्शन का जो इनिशिएशन होता है इन तीनों पॉलीमरेज का सेम होता है। तीनों पॉलीमरेज का जो इनिशिएशन और इलोंगेशन होता है, यानी कि एमआरएनए सॉरी, या आरआरएनए या टीआरएनए, इन तीनों आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है तीनों का कैसा होता है? सेम होता है। ठीक है, जो इनिशिएशन होता है या इलोंगेशन होता है, लेकिन इन तीनों का टर्मिनेशन अलग अलग होता है। ये जब हम आपकी बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, तो हम एक एक करके बात करेंगे, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड देन टर्मिनेशन। तब वहां जब टर्मिनेशन में हम पहुंचेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगी इन तीनों का क्या होता है, अलग अलग होता है। बेसिकली कुछ नहीं होता है, आरआरएनए जो होता है इसका कुछ रो डिपेंडेंट होता है। रो डिपेंडेंट आपने पढ़ा है, प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है ये टर्मिनेशन, रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। ठीक है ना, किसमें पाया जाता है? आरआरएनए में पाया जाता है। टीआरएनए एसआरएनए कोई स्पेसिफिक नहीं होता इनका। ठीक है, इनका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। किसका? टीआरएनए और एसआरएनए का कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि कुछ थाइमीन्स का क्या पाया जाता है, कुछ न्यूक्लियोटाइड थाइमीन की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पाई जाती है। थाइमीन की कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस पाई जाती हैं, और यही सीक्वेंसेस क्या करती हैं, इसके टर्मिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, ध्यान रखना, यहाँ मत जोड़ देना, सबसे एंड में आएगा आपका टर्मिनेशन। पर क्योंकि हमने ये बात करी है इसलिए मैंने आपको एक बात बता दी है, जब टर्मिनेशन करेंगे तब भी बात करूंगी मैं। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा हेडिक की जरूरत नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, टीआरएनए, एसआरएनए। तो मैंने आपको बताया बेसिकली क्या होता है, इनमें कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पाई जाती है। स्पेसिफिक सीक्वेंसेस किसकी होती है? थाइमीन न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है ना, थाइमीन न्यूक्लियोटाइड की कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जो इनके फॉर्मेशन को या टीआरएनए और एसआरएनए के फॉर्मेशन को क्या करती है? रोकती है। अच्छा, एमआरएनए की फॉर्मेशन को कौन रोकता है? एमआरएनए के फॉर्मेशन को रोकते हैं इनके सीपीएसएफ, याद है आपको? सीपीएसएफ, सीएसटीएफ, याद आ रहा है? स्प्लाइसिंग में मैंने बताया था क्लीवेज पॉलीएडेनाइजेशन स्टिमुलेशन फैक्टर, क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर, याद हो तो दोबारा नहीं बताऊंगी, वहां मैं बात कर चुकी हूँ सीपीएसएफ और सीएसटीएफ की। चलिए दोबारा एक बार बता देती हूँ, तुम लोग तो बच्चे। सीपीएसएफ और सीएसटीएफ क्या होता है? बेसिकली मैंने आपको बताया था स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है। जब स्प्लाइसिंग शुरू होती है, स्प्लाइसिंग क्या प्रोसेस होती है? स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर इंट्रॉन्स को निकाल दिया जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। याद है आपको? स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है। ये क्यों होती है? दो बातें होती है। एक तो होती है ये जो प्रोसेस होती है किसके लिए होती है? जो एमआरएनए है उसमें कैपिंग और पॉलीएडेनाइजेशन टेल इनको जोड़ने के लिए होती है, और दूसरा क्या होता है? इंट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए होती है। याद है आप लोगों को? ठीक है ना, तो एमआरएनए के टर्मिनेशन में कौन काम करता है? सीपीएसएफ, सीएसटीएफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं किसके लिए? स्प्लाइसिंग के लिए। टीआरएनए, एसआरएनए जो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है। बेसिकली आपको आरएनए पॉलीमरेज से याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है इसका टर्मिनेशन रो डिपेंडेंट होता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड इसका टर्मिनेशन सीपीएसएफ, सीएसटीएफ, क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्टिमुलेशन फैक्टर और क्लीवेज स्टिमुलेशन फैक्टर इन पे डिपेंडेंट होता है। और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इसका टर्मिनेशन स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं किसके? थाइमीन्स के। स्पेसिफिक सीक्वेंसेस किसके हैं? थाइमीन न्यूक्लियोटाइड के कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होते हैं जो एक तरह से सिग्नल की तरह काम करते हैं। किसके लिए? आपके ट्रांसक्रिप्शन के रुकने के लिए। आगे बात समझिए। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ज्यादा आता है, नेट के पेपर में रिपीट हुआ है, आप लोगों के जो नॉर्मल पेपर होते हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है वो क्वेश्चन? है आपका अल्फा एमिनेटिन। अल्फा एमिनेटिन, अल्फा एमिनेटिन क्या है? अल्फा एमिनेटिन क्या है? अल्फा एमिनेटिन है बेसिकली अमेनिटा फंगस। अल्फा एमिनेटिन क्या है? अमेनिटा फंगस। अमेनिटा फंगस क्या होती है? अमेनिटा एक फंगस का नाम है। ये फंगस एक तरह का टॉक्सिक सिक्रेट करती है। कौन सा? अल्फा एमिनेटिन। ठीक है ना, जो क्या होता है? हार्मफुल होता है हम लोगों के लिए। क्यों यार, कैसे सेट है, कहाँ लिखूं मैं? बेसिकली ऐसे लिखना है ना, मुझे इनके साथ लिखना है।
समझिए बच्चों, अमेनिटा, अमेनिटा फंगस है, एक फंगस है जिसका नाम क्या है, अमेनिटा, अमेनिटा फंगस है। ये एक तरह का टॉक्सिक मटेरियल सिक्रीट करती है, कौन सा, अल्फा अमेनिटिन। कौन सा टॉक्सिक सिक्रीट करती है, अल्फा अमेनिटिन, जो हमारे लिए हार्मफुल है। क्यों है हमारे लिए हार्मफुल, बेसिकली ये जो तीनों पॉलीमरेज है इसके लिए अपनी सेंसिटिविटी अलग अलग शो करते हैं। बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट नॉट सेंसिटिव, या मैं कह सकती हूँ इसे इनसेंसिटिव। इनसेंसिटिव यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर, इस टॉक्सिक का, किसका, अल्फा अमेनिटिन का, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ये क्या है, इनसेंसिटिव है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड सेंसिटिव, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड क्या है, सेंसिटिव है, यानी कि इस पर बहुत फर्क पड़ता है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एमआरएनए सबसे ज्यादा जरूरी है कि नहीं है भाई। हमारा जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो किसकी वजह से होता है, एमआरएनए की वजह से होता है। तो एमआरएनए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, और यही इसके लिए क्या होता है, सेंसिटिव। यानी कि अगर एमिनेटा फंगस का हमारे ऊपर अगर अटैक होता है या उसका किसी टॉक्सिक हमारे किसी भी तरह से कॉन्टैक्ट में आता है हमारी बॉडी के, तो वो क्या कर देगा, हमारे एमआरएनए के फॉर्मेशन को रोक देगा, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, और जो अल्टीमेटली आपकी डेथ का कॉज बनता है। ठीक है, तो इसके लिए सेंसिटिव, और इसके लिए पार्शियली सेंसिटिव। कैसा होता है, पार्शियली सेंसिटिव, यानी कि कह सकते हो जो बहुत ज्यादा अमाउंट में इसमें अटैक होता है या बहुत ज्यादा अमाउंट में टॉक्सिक इसमें बॉडी में प्रेजेंट रहता है, तो ये क्या करता है, इसको अफेक्ट करता है। तो आगे बात समझ में, अल्फा अमेनिटिन, अल्फा अमेनिटिन क्या है, अमेनिटिन फंगस का क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, जिसके लिए तीनों की तीनों पॉलीमरेज क्या करते हैं, अलग अलग सेंसिटिविटी शो करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इनसेंसिटिव है, सेकंड बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और थर्ड क्या होता है, पार्शियली सेंसिटिव है, यानी कि बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर बॉडी में प्रेजेंट रहेगा तो ये क्या करता है, उसको अफेक्ट करता है। तीनों पॉलीमरेज समझ में आ गए बच्चों, कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो बताओ भाई। अब बात करते हैं आगे आरएनए पॉलीमरेज की। यहाँ पे सबके से क्लियर है ना भाई? सीटीडी डोमेन, सीटीडी डोमेन, सीटीडी डोमेन क्या है, सीटीडी डोमेन, सीटीडी का फुल फॉर्म है कार्बोक्सिल, सीटीडी है बेसिकली, डी का मतलब डोमेन ही होता है, इसकी फुल फॉर्म है बच्चों कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन, कार्बोक्सिल COOH ग्रुप। ठीक है, तो बेसिकली जो आरएनए पॉलीमरेज होता है बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज जो होता है इसके कार्बोक्सिल ग्रुप पर, किस पर, कार्बोक्सिल ग्रुप पर 7 पॉलीपेप्टाइड, या मैं 7 कह सकती हूँ, पॉलीपेप्टाइड कह लो, 7 पॉलीपेप्टाइड या 7 अमीनो एसिड, बेसिकली आप इसे कहते हैं 7 अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस पाई जाती है, 7 अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस पाई जाती है, जिसकी कुछ, जिसमें टायरोसिन और सेरीन ये सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं। टायरोसिन और सेरीन क्या होते हैं, इसमें कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, COOH ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप पर 7 पॉलीपेप्टाइड या 7 अमीनो एसिड्स की एक ग्रुप पाई जाती है, एक चेन पाई जाती है, जिसमें से टायरोसिन और सेरीन जो अमीनो एसिड हैं ये क्या होते हैं, इसमें कंजर्व्ड होते हैं। बेसिकली होता क्या है बच्चों, जब आप आरएनए पॉलीमरेज पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ हिंट दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, कंफ्यूज मत होना। मैंने जब ट्रांसक्रिप्शन आपको बताया है यूकैरियोट का, तो मैंने बताया है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जो प्रोकैरियोट्स, सॉरी, यूकैरियोट्स में जो प्रमोटर्स होते हैं, सॉरी, प्रमोटर्स होते हैं, इनका बेसिकली काम क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ऐसे ही शुरू हो जाता है, यानी कि आरएनए पॉलीमरेज ऐसे ही रीड करने लगता है किसको, सीक्वेंसेस को, लेकिन
यूकैरियोट्स में किसकी जरूरत पड़ती है उसको? यूकैरियोट्स में उसको जरूरत पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की, और यही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स किससे आकर जुड़ते हैं? आपके प्रमोटर्स से आकर जुड़ते हैं और क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो जब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पढ़ाऊंगी बच्चों, तब मैं वहां आपको एक फैक्टर पढ़ाऊंगी TF सेकेंड एच। TF सेकेंड एच, अब इसकी कुछ खासियत देखना। एक तो ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। TF सेकेंड एच एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोटर्स पर आकर जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज से आकर जुड़ता है। इसकी कुछ खासियत होती है क्या कि एक तो ये सबसे बड़ा होता है, जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हम पढ़ेंगे उन सब में सबसे बड़ा क्या होता है आपका? TF सेकेंड एच। TF सेकेंड एच के बाद जो दूसरा चीज हम इसकी पढ़ रहे हैं वो है ये सबसे लास्ट में जुड़ता है। जितने भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो सब जुड़ जाएंगे, उसके बाद क्या जुड़ता है? ये जुड़ता है। अच्छा, ये क्यों जुड़ता है? वैसे मैं सबकी बताऊंगी आपको, जो जो चीजें हम वहां पढ़ेंगे हम सबके बारे में बात करेंगे, लेकिन TF सेकेंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसके बिना मैं ये कह सकती हूँ आपका ट्रांसक्रिप्शन शुरू नहीं हो सकता, या जिसके बिना ट्रांसक्रिप्शन आगे नहीं बढ़ सकता, इलोंगेशन फेज में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि क्या होता है इसमें एक्टिविटी होती है। TF सेकेंड एच पे एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है? काइनेज की एक्टिविटी, काइनेज की एक्टिविटी और हेलिकेज की एक्टिविटी। किसकी एक्टिविटी है? काइनेज की एक्टिविटी और हेलिकेज की एक्टिविटी। अब हेलिकेज तो आपको पता है क्या है, काइनेज आपको पता है फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोराइलेशन करता है, सीधे सीधे लिख दो, फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को अटैच करता है। काइनेज एंजाइम होता है जो क्या करता है? फॉस्फोराइलेशन करता है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को क्या करेगा? ये अटैच करेगा। तो बेसिकली होता क्या है बच्चों, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज आपके आकर तो जुड़ गया, किससे? प्रमोटर से आपके आकर जुड़ गया। आरएनए पॉलीमरेज जुड़ने के बाद, इनिशिएशन फेज में आने के बाद, ये प्रमोटर को तभी लीव करेगा, ये एलोंगेशन फेज में तभी जाएगा जब इसका जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, जो ये कार्बोक्सिल ग्रुप के जो ये पेप्टाइड है फॉस्फेट या हो जाएंगे, या मैं कहूं फॉस्फोराइलेटेड हो जाएंगे। ध्यान से समझना, आरएनए पॉलीमरेज का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, इस कार्बोक्सिल ग्रुप पर 7 अमीनो एसिड या 7 पॉलीपेप्टाइड का एक कंजर्व्ड सीक्वेंस पाया जाता है, जिसमें टायरोसिन और सीरीन एक स्पेसिफिक कंजर्व सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत क्या होती है, ये क्यों होते हैं? बेसिकली ड्यूरिंग द इलोंगेशन और ड्यूरिंग द लीव ऑफ द प्रमोटर, जिस टाइम में प्रमोटर को क्या करना होता है? लीव करना होता है। प्रमोटर को लीव करके आरएनए पॉलीमरेज इलोंगेशन फेज में जाता है, उस टाइम पर इस आरएनए पॉलीमरेज का क्या होता है? फॉस्फोराइलेटेड होना, यानी कि इसमें फॉस्फेट ग्रुप का अटैच होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये कौन करता है? TF सेकेंड एच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। TF सेकेंड एच ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ता है, इसके पास काइनेज की और हेलिकेज की एक्टिविटी होती है। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि बिना ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर TF सेकेंड एच के आपके ट्रांसक्रिप्शन में इलोंगेशन फेज नहीं आएगा। आगे बात समझ में? किसी को डाउट हो तो पूछो यहाँ पर इसमें, क्योंकि ये आगे भी आएगा। उस टाइम पर हम इसको बात नहीं करेंगे, उस टाइम पर हम, आपको पता है आपको अभी करवा चुके हैं, तो हम कह देंगे कि आपने पहले पढ़ा है। किसी को डाउट हो तो पूछो भाई अभी फटाफट। सबको समझ आया? सबको समझ आ गया? कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए, अब हम बात करते हैं इसके आरएनए पॉलीमरेज। मैंने आपको बताया, वैसे बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, पहले कर देती हूँ। ये आरएनए पॉलीमरेज है, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकेंड और पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, ये आपके आरएनए पॉलीमरेज हैं।
अब हम इसका कंपैरिजन जो है बच्चों वो कर रहे हैं हम यूप्रोकैरियोट के आरएनए पॉलीमरेज अल्फा 2 बीटा बीटा डैश से। ठीक है, सिग्मा तो है ये, अल्फा 2 बीटा बीटा डैश। हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलीमरेज सेकंड की बात कर रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज सिमिलर टू द अल्फा सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। RNA polymerase first and RNA polymerase third of the eukaryotic RNA polymerase is similar to the alpha subunit of the prokaryotic RNA polymerase। ठीक, RNA polymerase सेकंड की अगर मैं बात कर रही हूँ कि सेकंड की बात करूँ तो सेकंड की जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है, सेकंड की जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है इज सिमिलर टू द बीटा डैश and second largest subunit is similar to the beta. Largest subunit of the RNA polymerase second is similar to the beta dash subunit of the RNA polymerase of prokaryote, and second largest subunit is similar or homologous to the beta subunit of the RNA polymerase of prokaryote। अच्छा, हमारे इसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की जो सेकंड लार्जेस्ट सब यूनिट होती है, इसी में सारे एक्टिव साइट्स होते हैं बच्चों। जितनी भी एक्टिव साइट्स होते हैं ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए वो किसमें प्रेजेंट होते हैं, सेकंड लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। ठीक, आ गई बात समझ में। एंड देन बाकी की जो सब यूनिट्स होती हैं किसकी, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की बाकी की सब यूनिट जो होती है इज होमोलोगस टू द अल्फा सब यूनिट। मैंने आपको पहले भी बता दिया, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, कोई पूछने नहीं बैठा, ये एग्जाम में आपको लिख के आने की भी जरूरत नहीं, और ना ही ये कभी कोई एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये केवल और केवल उन बच्चों के लिए जो बुक पढ़ रहे हैं और एक एक शब्द जो बुक का पढ़ के चल रहे हैं, तो वो मतलब कंफ्यूज ना हो, मैडम ये एक टॉपिक दे रखा था आपने करवाया नहीं, केवल उन बच्चों के लिए। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इज सिमिलर टू द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज के किसकी, अल्फा सब यूनिट के सिमिलर होते हैं। whereas polymerase second इसकी जो लार्जेस्ट सब यूनिट होती है इज सिमिलर टू द बीटा डैश सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज। सेकंड लार्जेस्ट सब यूनिट इज सिमिलर टू द बीटा सब यूनिट ऑफ द प्रोकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज एंड सेकंड लार्जेस्ट सब यूनिट कंटेन ऑल द एक्टिव साइट्स। ठीक है, आपके ट्रांसक्रिप्शन को करने के लिए जितनी भी एक्टिव साइट्स होती है किस पे मौजूद होती है, सेकंड लार्जेस्ट सब यूनिट। सबको आगे समझ में, कोई डाउट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं आरएनए पॉलीमरेज के प्रमोटर्स पर। रिज्वाइन कर लीजिए बच्चों क्लास।